सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 144वीं जयंती है। इस मौके पर मुल्क भर में एकता दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दिल्ली में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पटेल चौक पर सरदार पटेल को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने मुल्क को जोड़ने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 370 को हटाकर सरदार साहब का अधूरा ख्वाब पूरा किया। सरदार पटेल ने आजादी के बाद 550 देशी रियासतों को एक कर देश को अखंड बनाया, परंतु एक कसक छूट गई, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का भारत के अंदर विलीनीकरण तो हुआ, भारतीय संघ के साथ विलीनीकरण तो हुआ, मगर धारा 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर जैसे एक हमारे लिए समस्या बनकर रह गया। पूरे 70 साल हो गए, किसी ने धारा 370 और 35A को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। 2019 में देश की जनता ने फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी और पूर्ण बहुमत के साथ सौंपी। और 5 अगस्त वो दिन है जिस दिन देश की पार्लियामेंट ने धारा 370 और 35A को हटाकर सरदार साहब का अधूरा स्वप्न पूरा करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब का जो अधूरा स्वप्न रह गया था, वो अधूरे स्वप्न को पूरा करने का काम किया है। धारा 370 और 35A को रिपील कर उसको निकालकर कश्मीर को भारत के साथ हमेशा के लिए जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की आज 35वीं बरसी है। इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर खराज अकीदत का एहतमाम किया गया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, साबिक सदर प्रणब मुखर्जी समेत कई अहम लीडरान ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 35वीं बरसी पर उनकी समाधि शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें गुलहाए अकीदत पेश किए। कांग्रेस सदर के साथ दीगर अहम लीडरान मोतीलाल वोरा, पीएल पुनिया, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, साबिक सीएम भूपेंद्र हुड्डा शक्ति स्थल पर पहुंचकर साबिक वज़ीर आज़म को खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस इसे मुल्क भर में यौम शहादत के तौर पर मना रही है। इंदिरा गांधी को मुल्क भर में खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। Believes in the inseparability of our cultural as well as our natural heritage. Chandi Prasad Bhatt has been a beacon for many across our country for the courage of his convictions, for the force of his ideas and actions, and for the manner of his living and working. He has influenced so many, not only in India, but elsewhere in other parts of the world. इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर इंदिरा गांधी अवार्ड बराए यकजहती का ऐलान किया गया। सोनिया गांधी ने एक अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए यह ऐलान किया। यह अवार्ड चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान की किरकिरी आलमी सतह पर हो चुकी है। अब इस हवाले से आईसीजे के प्रेसिडेंट जज अब्दुल कवी यूसुफ का बयान पाकिस्तान के लिए मजीद सुबकी का बाइस हो सकता है। उनका बयान हिंदुस्तान के लिए बड़ी जीत है। आईसीजे के प्रेसिडेंट जज अब्दुल कवी यूसुफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में दिए बयान में कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण मामले में वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने कुलभूषण मामले में मतलूबा कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली में आलूदगी की सूरत हाल संगीन हो गई है। हवा का मयार मुसलसल खराब चल रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी के सबब लोगों को, बिलखसूस बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है।
देश की राजधानी इन दिनों धुंध की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से बिल्कुल भी राहत नहीं है। इस वक्त मैं दिल्ली की सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिल्डिंग पे खड़ी हुई हूँ। आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का नजारा देश की राजधानी दिल्ली का इन दिनों नजर आ रहा है। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी हुई है। ये जो ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहा है ये स्मॉग है जो कि वायु प्रदूषण के चलते हुआ है। अगर हम आज की एयर क्वालिटी की बात करें तो बेहद चिंताजनक है। ओवरऑल दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की ओवरऑल AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 है। लोधी रोड 422, मथुरा रोड 436, चांदनी चौक 397, IIT दिल्ली 395 और अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा के हालात दिल्ली से भी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में 427 AQI है जबकि नोएडा में AQI 523 के ऊपर पहुंच गया है। और जिस तरीके से लगातार वायु प्रदूषण दिवाली के बाद बढ़ता जा रहा है जिसका एक कारण पराली को भी माना जा रहा है। 55% ये जो धुंध है वो पराली के कारण है जो कि पंजाब हरियाणा की तरफ जलाए जाने वाले वायु प्रदूषण से दिल्ली की तरफ पहुंच रही है। और इन दिनों अगर हम अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या जो बढ़ती नजर आ रही है। अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों में अधिकतर सांस की तकलीफ और आंखों की समस्या से घिरे हुए लोग नजर आ रहे हैं। और आपने देखा कि दिल्ली के हाईएस्ट बिल्डिंग से जिस तरीके का नज़ारा नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ धुंध की चादर लिपटी हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे कि सामने भी आपको देखने के लिए तस्वीरों में साफ तौर से पता चल रहा है कि धुंध की चादर यानी कि ये जो स्मॉग किस कदर से दिल्ली को घेरे हुए है जो कि आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जो राजनीति है वो भी गर्माती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी आमने सामने हैं जबकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये जो पूरा धुंध है ये जो स्मॉग है दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण वो पंजाब हरियाणा में जलाए जाने वाली पराली के कारण है। जबकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 5 साल में कुछ नहीं किया और हालात ये है कि दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में बदली हुई नजर आ रही है। हालात इमरजेंसी जैसे हो रहे हैं, लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये जो धुंध है ये जो स्मॉग है वायु प्रदूषण है इससे लोगों को कब तक राहत मिलती है। क्योंकि अगर इन दिनों की बात करें तो धुंध की चादर में लिपटी हुई दिल्ली लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। और अगर हम छोटे छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें मास्क लगाए बिना निकलने में भी बेहद ज़्यादा परेशानी है। बड़े लोगों को भी सबसे ज़्यादा परेशानी है। दिल्ली सरकार का भी कहना है कि अगर हालात इसी तरीके के रहे तो आने वाले समय में बच्चों के स्कूल बंद करने पर भी विचार किया जाएगा और 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच भी ऑड इवन लागू किया जा रहा है। हालांकि ऑड इवन को लेकर आम जनता का कहना है कि इससे प्रदूषण कम नहीं होगा बल्कि लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि ऑड इवन लागू होने के बाद दिल्ली में जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें कुछ कमी आती है या नहीं, या आने वाले समय में अभी और दिल्ली के लोगों को इस स्मॉग से इस वायु प्रदूषण से परेशानी झेलनी होगी। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नए CJI बनने वाले जस्टिस SA बोबडे ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अदलिया के निज़ाम को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। जस्टिस बोबडे 18 नवंबर से ओहदा संभालेंगे। अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SS बोबडे साहब हैं। सर, आपको न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर, पहला सवाल कि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, हालांकि आपका व्यवहार बहुत ही फ्रेंडली रहा है, लेकिन वकीलों को लेकर जब आप तर्क करते हैं तो काफ़ी सख्त रहा है कई वकीलों की तरफ से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा आपके कोर्ट में। तो सर, जिम्मेदारियां क्या रहेंगी न्यायपालिका के ऊपर? इतने सारे फिलहाल बोझ हैं मुकदमे को लेकर। नहीं, न्याय प्रक्रिया को मजबूत करना और न्याय देना यही है हमारी, और कोई जवाबदारी नहीं, जिम्मेदारी। सर, दूसरा जो सवाल है कि एक आम जनता न्यायपालिका तक अभी पहुंचने में उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, चाहे वो फीस की बात करें, चाहे वो वकीलों से मुलाकात की बात करें, तो क्या इस दिशा में भी आप काम करेंगे? क्योंकि आपके मैकेनिज्म का ये भी एक हिस्सा रहा है। इस विषय पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने काफ़ी विचार किया है और उनके काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स और स्कीम्स है, उसको अमल में लाने से हो जाएगा ठीक। सर, एक आखिरी सवाल कि न्यायपालिका में महिलाओं रिजर्वेशन को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, वो वैसे कोई स्पेशल रिजर्वेशन तो है नहीं, और इनफैक्ट बहुत जगह 50-60% महिलाओं का रिक्रूटमेंट हुआ है। सर, आखिरी सवाल, देश की बड़ी जनता का अयोध्या एक बड़ा मुद्दा, आप 40 दिन सुनवाई में थे,
बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आप हिस्सा रहे, अयोध्या आपके लिए सर कैसा रहा? अच्छा रहा, हम लोग पांचों थे साथ में। थैंक यू। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान और उनकी फैमिली के खिलाफ दर्ज एफआईआर मुस्तरद करने के अहकाम दिए हैं। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पुलिस गौकशी के इल्जामात को साबित नहीं कर पाई है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान और उनके बेटे पर दर्ज एफआईआर रद्द करने का दिया हुक्म। गाय की स्मगलिंग के शक में पहलू खान का हुआ था कत्ल। पहलू खान को हुजूम ने पीट पीट कर दिया था हलाक। इलाज के दौरान अस्पताल में पहलू खान की हो गई थी मौत। 1 अप्रैल 2017 का है मामला। पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान, उनके बेटे इरशाद और ड्राइवर खान मोहम्मद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि पुलिस इस मामले को गाय की स्मगलिंग साबित नहीं कर पाई, इसलिए एफआईआर रद्द करने का हुक्म दिया गया। पुलिस ने पहलू खान पर हमला करने वालों के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज तो किया ही था, साथ ही पहलू खान, उनके बेटे और पिकअप ड्राइवर के खिलाफ गाय की स्मगलिंग का मामला भी दर्ज किया था। पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। आज माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बेंच ने पहलू खान व उसके 2 बेटे व ड्राइवर खान मोहम्मद के खिलाफ राजस्थान बोवाइन एक्ट के तहत दर्ज की गई एफआईआर व चार्जशीट को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने यह माना चूँकि गाय जो ले जाई जा रही थी वह दुधारू गाय थी और उनके साथ 1 व 2 महीने के बछड़े थे, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि जो गाय ले जा रही थी वह वध करने के प्रयोजन से ले जा रही थी। कोर्ट ने यह भी माना कि चार्जशीट व एफआईआर से कहीं भी परिलक्षित नहीं होता कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है सेक्शन 5 का, उसके तहत कि गाय ले जाई जा रही थी वो वध करने के प्रयोजन से ले जाई जा रही थी। दरअसल साल 2017 में भीड़ ने गाय की स्मगलिंग के शक में पहलू खान को पीट पीट कर हलाक कर दिया था। 1 अप्रैल 2017 को हरियाणा के जिला मेवात के रहने वाले पहलू खान जयपुर से 2 गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे। तभी रास्ते में भीड़ ने गाड़ी को रोककर पहलू खान और उनके बेटों के साथ मारपीट की। इलाज के दौरान अस्पताल में पहलू खान की मौत हो गई। खास बात यह है कि मकामी अदालत ने पहलू खान के कातिलों को सबूत की कमी और वीडियो को नाकाफी मानते हुए पहले ही बरी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली में कमलनाथ सरकार मरकज के खिलाफ करेगी एहतजाज, मदद नहीं करने का लगाया इल्जाम। रियासती सरकार ने कहा कि मोदी सरकार नहीं दे रही है पैसे। कांग्रेस में पीसीसी चीफ को लेकर हलचल तेज। रियासती वजीर दाखिला बाला बच्चन की बाबरिया के साथ हुई मीटिंग का आधे घंटे तक किया गया गौर खौज। कांतिलाल भूरिया के हलफ लेते ही पीसीसी चीफ के ओहदे की रेस शुरू। इमरती देवी ने फिर छेड़ा सिंधिया राग। सज्जन कर चुके हैं भूरिया को सूबे की कमान सौंपने की मांग। कमलनाथ हुकूमत मरकज के खिलाफ एहतजाज करेगी। जी हां, काबीनी मीटिंग में आज बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला लिया गया। यह एहतजाज मरकज की जानिब से रियासत की मदद न किए जाने पर किया जाएगा। रियासती वजीर पीसी शर्मा ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासती सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। यह एहतजाज दिल्ली में किया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलने के बाद अब कमलनाथ सरकार के तमाम मंत्री उपवास करेंगे और इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में अनौपचारिक चर्चा हुई है। मंत्री पीसी शर्मा मौजूद हैं। सर, लगातार मांग की जा रही है, मुख्यमंत्री पीएम से भी मिल चुके, केंद्रीय मंत्री से भी मिल चुके, आगे रुख क्या? आगे रुख ये है कि मांग है हमारी केंद्र सरकार से कि जो 7,000 करोड़ से ऊपर का जो पैसा है, जो आकलन हुआ है, वो दे मध्य सरकार, जिससे जो अतिवृष्टि हुई है, जिनके मकान फसल नष्ट हो गई, जिनके मकान गिर गए, उनको दिया जाए। लेकिन कर्नाटक को, बिहार को तो राशि दे दी, अब आगे क्या? बिहार को दे दिया, मध्य प्रदेश को नहीं दिया। इसलिए हम ये देखेंगे, इस जानकारी लेंगे, उसके बाद इसका रास्ता देखेंगे कि दिल्ली जाकर हम लोग जाकर ज्ञापन दें, मार्च करें या और भी कुछ एक्शन करें। उपवास या धरना देने की भी? धरना नहीं, उपवास।
सर इसके अलावा पुनर्निर्माण प्रकोष्ठ का भी गठन किया है ताकि आगे इस तरह से उसके लिए IAS ऑफिसर्स ने और मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर इन सब ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह देने की घोषणा कर दी। सर आज कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हुआ है कि नया प्लेन भी खरीदेगी सरकार। नया प्लेन खरीदना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के ये पिछले 15 सालों में प्लेन और हेलीकॉप्टर खराब हो गए। बीजेपी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान ने देखा नहीं और किराए के ऊपर घूमते रहे और वो रुपया किराए में दे दिया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज भी अपने प्लेन से घूम रहे हैं, अपने हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और इस सब के लिए पुरानी सरकार जिम्मेदार है। तो प्रदेश सरकार अब केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है और आज कैबिनेट की बैठक में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि यदि केंद्र मध्य प्रदेश को राशि जारी नहीं करता है तो कमलनाथ सरकार के तमाम मंत्री उपवास करेंगे। कैमरामैन अफजल के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। रियासती वजीर इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सूबे का सदर बनाने की वकालत की। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू में इमरती देवी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को रियासत की कमान सौंपनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर से नाम शुरू हो चुके हैं, कांतिलाल भूरिया और तमाम जो नेताओं की, तो आपका क्या मत है, किसको यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए? हमने कहते श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए जी, नहीं सुनी जानी चाहिए। झाबुआ ज़िमनी इंतखाब में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस के नौमुंतखब रुकन असेंबली कांतिलाल भरिया अब बीजेपी पर जमकर हमले कर रहे हैं। सेहूर में कांतिलाल भरिया ने कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे का मुतालबा तक कर डाला। कम समय में जो काम किया वो पूरा प्रदेश ने स्वीकारा है। अब कैलाश विजयवर्गीय को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, अब शिवराज को भी नकार दिया है। तो ये तो झूठ बोलना। जब जब चुनाव आता है हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, हिंदू और अन्य जाति की बात करेंगे, चुनाव होने के बाद वो भूल जाते हैं। शिवराज जी अपने आप को कहता प्रदेश का मामा हो, और मामा कहाँ से आएगा? असली मामा की पहचान हो गई कि नहीं? अब विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत करके असली और नकली की पहचान, और नकली को नकार दिया, असली को स्वीकारा। तो क्या कहना है इसमें? भाई वो तो बना हाईकमान स्तर पर चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े बना वादे करते थे कि हम बिल्कुल स्पष्ट बहुमत लाएंगे, हरियाणा में तो सहयोग ले लेके सरकारें बना रही है। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है मोदी जी की। शिवराज ने 15 साल में एक पैसा भी माफ नहीं किया, पर मुख्यमंत्री जी ने 6-7 महीने में ही कर्जा माफ 2-2 लाख किया है, दावदार पेंशन बढ़ाई है। हमारी बेटी की शादी के लिए वो 21,000 नकली सामान देते थे, 21,000 का, पर हमने हमारे मुख्यमंत्री ने 51,000 रुपया बेटी के पिता के खाते में डालने की बात की है। मध्य प्रदेश में चाइल्ड होम में भी बच्चे महफूज नहीं है। ये इंकिशाफ रेवा के एक चाइल्ड होम से गोद लिए गए बच्चों की अमेरिका में काउंसलिंग के दौरान हुआ है। दरअसल गुज़िश्ता महीने 4 नाबालिग बच्चों को अमेरिका की एक फैमिली ने गोद लिया था। अमेरिका के कानून के मुताबिक रिपोर्टिंग के लिए पहले बच्चों को चिल्ड्रन होम एजेंसी भेजा जाता है। वहां काउंसलिंग के दौरान इंकिशाफ हुआ कि चाइल्ड होम में बच्चों का जिनसी इस्तेसाल किया गया था। जो ये शिशु गृह है यहाँ पे, ये 6 साल तक के बच्चों को एडॉप्शन में रखते हैं, शेल्टर होम की तरह इनको यूज़ किया जाता है। और जो यहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसके माध्यम से भी वहाँ बच्चों को भेजा जाता है। टेम्प्रेरी उनका एक हॉल्ट है वहाँ पे, और यहीं से बच्चों को एडॉप्शन के लिए भी दिया जाता है। जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद मार्च में कुछ बच्चों को यहाँ से अडॉप्ट किया है एक दंपति ने कैलिफोर्निया की। वो सब भाई बहन हैं आपस में। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने वहाँ से ऐसा इंटीमेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उनके बच्चों के साथ कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ यहाँ पे जो यहाँ पे रहते हैं शिशु गृह में इंचार्ज हैं, एक लेडी हैं, वो करती थी, वो कुछ करवाती थी। इस तरह की जो कुछ और बच्चे उस समय वहाँ पे थे उनके ऊपर भी बोला है कि वो भी कुछ करते थे। सभी छोटे बच्चे हैं जिनको आरोपित किया जा रहा है, वो भी कुछ छोटे बच्चे हैं। तो सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। एक मैंने जांच दल गठित कर दिया है, डीएसपी की अगुवाई में कर रहे हैं। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर वाक़े टोल पर खुद को शिवसेना का कारकुनान बताने वाले तकरीबन 20 लोगों ने जमकर हंगामा किया और कैबिन में तोड़फोड़ भी की। ये लोग बगैर टोल टैक्स दिए गाड़ियों को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद ये लोग फरार हो गए। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मैं फंदा टोल से हूँ। यहाँ पे कुछ शिवसेना के कार्यकर्ता बता रहे थे, दिन में आए वो, और उन्होंने गाड़ी अनऑथराइज गाड़ी निकालने के लिए बोला। और जब उनसे हमने कहा कि अब छूट में नहीं है
तो उन्होंने मेरे जाने के बाद शाम को अभी कुछ 8 बजे के अभी कुछ समय पर उन्होंने प्लाजा पर आकर 3 गाड़ियों में कुछ लोग आए और उन्होंने तोड़फोड़ करी है। काफ़ी कर्मचारियों के चोटें भी आई है, एक कर्मचारी हमारा हॉस्पिटलाइज भी है, तो काफ़ी समस्या हुई है और दिक्कत है। ग्वालियर में उद्धव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में मुल्क और दुनिया के 8 मुल्कों 1000 आर्टिस्ट जलवा देखेंगे। इस फेस्टिवल में कश्मीर से आए आर्टिस्टों की टीम भी डांस में हिस्सा लेगी। दफा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीरी आर्टिस्ट डांस फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। कश्मीरी आर्टिस्टों ने कहा कि कश्मीर के लोग खुश हैं। हम लोगों को तो ऐसा कोई परेशानी इस चीज़ को लेके हुई नहीं। हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं और ये जितने र्यूमर्स हैं कि वहाँ पे बहुत ये बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब काम काज जितने भी हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं और हम लोग हमारी जनता और हमारे जम्मू कश्मीर के लोग सब इस चीज़ को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है सर, किस तरह के हालात है कश्मीर के? कई बार इस तरह की अफवाहें आती कि लोग दुखी है, क्या है? आप लोग खुद आए कश्मीर? नहीं, जम्मू के हालात तो बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट कश्मीर के भी अच्छे हैं। हम तो चाहेंगे सारे इंडिया के लोग वहाँ पे आए और घूमें, अच्छी तरह घूमें, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। क्या लगता है कश्मीर में किस तरह की स्थितियाँ हैं? सर, कश्मीर की स्थितियाँ मुझे लगता है बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा बताई जाती हैं और एक परसेप्शन बनाया जाता है, जबकि ठीक है कुछ जगहों पे होगी दिक्कत, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स ही हैं और हम उनको कभी भी ये नहीं कहेंगे। जनरली सब पूछते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, सर वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। हम लोग भी उसी दौर में से निकले जब कुछ दिनों के लिए कर्फ्यू लगा, बट किसी चीज़ की ऐसी दिक्कत नहीं थी कि हॉस्पिटल नहीं जा सकते, कुछ नहीं। आर्मी पूरा सपोर्ट करती है, पूरी तरीके से साथ रहती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, कुछ इलाके हो सकते हैं जहाँ दिक्कत हो, बट अगर वो भी एक अच्छे रास्ते पे आ जाएं तो सब ठीक ही होगा। जगलपुर शहर के चौक चौराहों में गांधी जी का हुलिया इख्तियार किए एक शख्स भीख मांग रहा है। कोई शख्स के पास से गुजरते हुए पास रखे डब्बे में कुछ पैसा डाल देता है। ये शख्स खामोश रहकर ऐसे ही दिन भर भीख मांगता रहता है। ये शख्स महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ जानता है। महात्मा गांधी की एक्टिंग कर बच्चों के लिए भीख मांगता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी की मुहिम रंग ला रही है। हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एक खानदान ने क्या तरीका अपनाया है, देखिए इस रिपोर्ट में। हमें दीजिए इजाजत, आदाब। घर में जगह कम होने के बावजूद वर्टिकल गार्डन बनाकर हरियाली को बढ़ावा देने का इंतजाम किया गया है। नारियल के खोल में भी पौधे लगाए गए हैं। जी हाँ, ये है मध्य प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के वीसी रामदेव भारद्वाज की रिहाइश का। पूरा भारद्वाज खानदान कम जगह में गार्डन बनाकर हरियाली को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। भारद्वाज फैमिली इन पौधों की बच्चों की तरह देखभाल करती है और खास बात यह है कि पौधों के लिए घर में बने खाद का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी बेटी है माइक्रोबायोलॉजी में, उसने एमएससी किया है। उसके मन में आइडिया था कि अपन फेंकेंगे नहीं, अपन छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे। तो ये विचार उसके मन में था, तो थोड़ा बहुत हमने भी और परिवार के अन्य लोगों ने भी सपोर्ट किया। तो जैसे नारियल पानी पीने के बाद में उसको अंदर से साफ कर लिया, उसमें खाद डाल दिया और पेड़ लगा दिया। और इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ जो फेंकते हैं हम लोग, उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं और जो घर का कूड़ा बह रहा है उसके लिए हम बायो अपना खाद बना लेते हैं और उस खाद का ही हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। रामदेव भारद्वाज ने बताया कि बेटी के इस शौक को उन्होंने भी अपना लिया है और अब भारद्वाज यूनिवर्सिटी के अलावा बाहरी लोगों को भी वर्टिकल गार्डन के जरिए घर के वेस्ट सामान के जरिए ग्रीन मुहिम से जोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो हरियाली को बढ़ावा देने के लिए दूसरों को भी मुफ्त पौधे तकसीम करते हैं। पिछले कई सालों से पूरा भारद्वाज हरियाली के कैंपेन को चला रहा है।
जगह भी कम लगती है। जैसे हम ये कार के टायर हैं, इनको हम फेंकते नहीं, इनमें हम सब्जियां लगाए हैं। बोरियां जो होती हैं जो खाद वाली, उनको बना के गमला, यानी एक बचत भी, पैसे की भी बचत होती है और अच्छा भी लगता है। उसको हम जाली से कवर करके और पूरा गमला बनाते हैं और हरी सब्जियां वगैरह हमने साइड में लगाई अभी बारिश के समय में। सोच मुस्बत हो, लगन हो तो सब कुछ मुमकिन है। भारद्वाज खानदान ने भी बता दिया कि हरियाली फैलाने के लिए किसी गार्डन की जरूरत नहीं है, घर की दीवारों पर ही वर्टिकल गार्डन बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर भारद्वाज खानदान बता रहा है कि बिना खर्च में भी किस तरह से हरियाली को बढ़ावा दिया जा सकता है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।